Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the biography of Ratan Tata, who is the successful businessman of India. So friends, आज का जो मैं आपको विषय है, जो विषय वस्तु, जो कंटेंट है, ये क्या है? रतन टाटा की आत्मकथा। मैं रतन टाटा से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ आपको देने जा रहा हूँ। आप ज़रूर इसको देखें और समझें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। तो दोस्तों, मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ आगे बढ़ता हूँ। रतन टाटा भारत के सफलतम बिजनेसमैन में से एक हैं, जिन्होंने बहुत ऐसे कंपनियों को रन किया, चलाया और बहुत उतार चढ़ाव के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। वो कभी जीवन में हार नहीं माने। उन्होंने लगातार अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बहुत सारी कंपनियां जो डूब रही थी उनको उठाने का काम किया और प्रॉफिट के साथ सभी लोगों के सामने रखा जो लॉस पे चल रही थी। उन्होंने कभी मैरिज के बारे में सोचा नहीं, वो अकेले कुंवारे रह गए और उन्होंने कभी भी उनका कुछ ऐसा सपना नहीं था कि वो बड़े या सबसे बिलियनियर मिलेनियर वर्ल्ड के या ट्रिलियनियर बने। उनका जो ड्रीम है वो मात्र है कि पब्लिक की सेवा करना। बिजनेस तो है ही, वो तो उनके दादाजी का है, उनका एक तरह से उनकी खानदान का ये बिजनेस है। बट उनका मकसद जो था, टाटा कंपनी की लगभग 66% जो है शेयर या लाभ वो फाउंडेशन में जाती है, यानी पब्लिक ट्रस्ट में जाती है। देखते हैं रतन टाटा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। रतन टाटा का मातृभाषा गुजराती है। 10 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उनसे अलग हो गए। वह बहुत शर्मीले किस्म के इंसान हैं। उन्होंने अपने जीवन में बर्तन मांजने जैसा भी काम किया। यह तभी वाक़या हुआ जब वो अमेरिका में अपनी ग्रेजुएशन जो है बैचलर इन आर्किटेक्ट पूरा कर रहे थे, तभी ऐसी नौबत आई। उसके बाद उनकी दादी ने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। जब उनके पिताजी और माताजी 10 साल की उम्र में, जब उनकी 10 साल उम्र थी, तो वो अलग हो गए, आपस में तलाक ले लिए और वो दोनों उनको छोड़कर चले गए। इस दौरान वे बहुत विचलित हो उठे थे, अकेला महसूस करते। तभी उनकी दादी जी उनको संभाली और उनको देखभाल की, भरण पोषण की, उनको पाली। उन्होंने अपना करियर का शुरुआत 1960 में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में किया था। वे झूठी चमक पर विश्वास कभी नहीं रखते थे। 1970 तक अलग अलग कंपनियों में उन्होंने काम किया। वह एक प्रशिक्षित पायलट भी हैं, जिन्होंने अमेरिका का F-16 उड़ाने वाले पहले भारतीय बन गए थे उस समय। वह एक प्रशिक्षित पायलट भी हैं। पूरा जीवन उन्होंने कुंवारा रहने का निश्चय किया। उन्हें किताबों से खूब लगाव था। किताबों के साथ साथ उन्हें कुत्ता भी बहुत पसंद थे। उनके पास 2 पालतू कुत्ते भी हैं। मैं उसको आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मतलब वो एक तरह का झूठी दिखावट पर विश्वास नहीं करते थे, वो अपनी मेहनत लगन पर विश्वास करते थे और सभी कंपनी के सभी कर्मचारियों को बराबर इक्वलिटी के साथ उनको काम करने का सोचते थे और सभी को एक समान उनको दर्जा देते थे। देखिए उनकी कुछ कहावतें हैं। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। देखिए ऐसी शख्सियत जो है, ऐसी बात वही बोल सकता है जो सफलतम हो, जो दूर की सोचे, जो दूरदर्शी हो, जो समाज देश को साथ लेकर सोचे, ना कि वो अपनी खुद की स्वयं की इंडिविजुअल के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे। सो देख सकते हैं उनकी कितनी बड़ी सोच है। इसी कारण से उन्हें एक सफल व्यापारी या उनको एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहा गया है। मतलब एक तरह का मानव प्रेम उनको बहुत ज़्यादा थी। मैं अपनी दादी पर बहुत एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मेरे भाई और मुझे पाला। उसने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह क्या उचित समझती है, और मुझे लगता है कि मेरे और मेरे मूल्य प्रणालियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल उनका कहना सही है। वो तो शुक्रगुजार रहेंगी, एहसानमंद तो रहेंगी, क्योंकि 10 साल की उम्र में ऐसा छोटा बच्चा को कोई माँ बाप छोड़कर चला जाए तो क्या होगा, उनके उस बच्चे पर क्या बीतेगी, किस तरह से वो अपना जीवन काटेगा। उसके सामने तो पूरा अंधकारमय जीवन हो जाएगा। इस दौरान वो रोशनी लेकर उनकी दादी आई और दादी के करीबी भी थे वो काफ़ी, और उन दोनों भाइयों को, रतन टाटा और उनके भाई को भी उन्होंने संभाला, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उसको एक सफल
नागरिक और मनुष्य भी बनाया। ठीक है, आप जानते हैं कि शायद एक सबसे गंभीर था जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था। केवल यही कारण था कि हमने शादी नहीं की थी और मैं भारत वापस आ गया और वह मेरा पीछा करने लगी थी। आपको पसंद है भारत चीनी संघर्ष और सही अमेरिकी फैशन में हिमालय में यह संघर्ष बर्फीले हिमालय के निर्जन हिस्से को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत और चीन के बीच हुए एक बड़े युद्ध के रूप में देखा गया, इसलिए वह नहीं आई थी और अंत में अमेरिका में शादी कर ली। यानी उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, वो जो अमेरिका में पढ़ते थे उसमें उनके एक अमेरिकी लड़की से दोस्ती हो गई थी, वो गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड को के बारे में उन्होंने इस तरह का लाइन लिखा है। और वो इंडिया को में वो लाना चाहते थे, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आई। बहुत सारे कारण थे, जैसे भारत और चीन का लड़ाई था और भी बहुत सारे कारण थे जिस कारण से वो नहीं आई इंडिया, और वो अमेरिका में ही दूसरे से शादी कर ली। सभी ने हमें बताया कि यह एक राष्ट्रीय उद्यम और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ साझेदारी किए बिना नहीं किया जा सकता है। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे असफलता से जोड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गया। तकनीकी मुद्दे थे और कई सबक हमने सीखे। नई ज़मीन को तोड़ना एक अद्भुत अनुभव था। हार मानने के कई मौके कई थे। हमने पाठ्यक्रम पर रोक लगाई, प्रत्येक मुद्दे पर काम किया और यह भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका का जन्म था। यानी जब वो संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय उन्होंने टाटा इंडिका कार बनाई थी जो नहीं चली, किंतु बहुत सारे कारणों से उनको बंद करना पड़ा। बट उस समय उन्होंने एक कंपनी, अमेरिकी कंपनी फोर्ड के मालिक थे, उनसे उन्होंने जाके बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती है तो तुम इसमें पैसा क्यों लगाते हो। वो 8 साल के बाद फिर वो कंपनी खुद उनके पास आई और उनसे गिड़गिड़ाने लगी, उनको बोलने लगी कि मैं अब दिवालिया हो गया हूँ और मैं आपको मेरा कंपनी बेचना चाहता हूँ और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यानी उस समय वो उनको धिक्कार थे, उनको डांट रहे थे, लेकिन ऐसा समय आया जब वो खुद उनके सामने आना पड़ा, उनके पैरों पर गिरना पड़ा और लास्ट में कंपनी जो है उनकी बिक गई, जो फोर्ड के मालिक थे। और लास्ट में रतन टाटा ने उनकी कंपनी को संभाला और आगे बढ़ाया। एक को लग सकता है कि 65 या बहुत छोटा हो, या 70 बहुत छोटा हो, या 75 बहुत छोटा हो, जो भी हो, आपको यह कहने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं कि देखो मुझे लगता है कि आप छोड़ देना चाहिए। वह एक रिटायरमेंट की उम्र तय करने की सोच के बहुत पीछे रह गया। टाटा में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है, मैं बस तो अपने काम में समर्पित हूँ। यानी उनका जो जज्बा था, 75 साल की उम्र में भी वो लगातार काम करने के लिए चाह रहे थे और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस लगातार देते रहे। किंतु 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में उन्होंने टाटा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए उनकी क्या है अर्ली लाइफ। रतन टाटा वाज बॉर्न इन मुंबई, नाम मुंबई, ऑन 28 दिसंबर 1937, यानी 1937 में 28 दिसंबर को उनका जन्म हुआ। इज द सन ऑफ नवल टाटा, उनके पिताजी का नाम क्या था, नवल टाटा। बॉर्न इन सूरत, उनका बॉर्न में जन्म हुआ था। हिज बायोलॉजिकल मैटरनल ग्रैंडमदर हैड बीन द सिस्टर ऑफ हीराबाई टाटा, वाइफ ऑफ ग्रुप फाउंडर जमशेदजी टाटा। यानी जमशेदजी की टाटा जो थी, यानी उनकी दादी पूरे हीराबाई, उन्होंने उनको संभाला, वो ग्रैंड मदर थी उनकी। ही स्टडीड एट द कैंपेन School Mumbai till the 8th class, followed by Cathedral and John Cannon School Mumbai and at Bishop Cotton School in Simla, and in 1955 graduated from Riverdale School Country School in New York City in 59. He then received a degree in agriculture from Cornell University and in 1975 attended the 7-week advanced management program of Harvard Business School, an institution which he has since enjoyed. यानी इस तरह से उनका एजुकेशन अलग अलग स्कूलों में, कॉलेज में, यहाँ तक कि अमेरिका, शिमला, मुंबई में उन्होंने अपना हायर एजुकेशन से लेकर, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन को प्राप्त किया और फाइनली उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस का मैनेजमेंट, एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम 7 वीक का किया। हिज बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर हॉर्म्यूज जी टाटा, उनके जो बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर थे हॉर्म्यूज जी टाटा, हैज़ बिलोंग टू द ब्रॉडर टाटा फैमिली। रतन therefore was a Tata by birth. Parents Naval and Sonu separated in 1949 when Ratan was
10, यानी उनकी पेरेंट्स जो थे नेवल टाटा और सोनू टाटा, जो उनके माँ और पिताजी थे, वो 1948 में रतन जब 10 साल के थे तो वो अलग हो गई। He was subsequently raised by the widow of Sir Ratanji Tata. His grandmother Nawazbai Tata, who formally adopted his through the Jane Petit Parsi orphanage, यानी orphanage में थी उनको तो उनको उन्होंने अडॉप्ट किया। द जैन पेट्रिट, he was the half brother Noel Tata, which raised his first Ratan Tata, on born 28 1937, is an Indian industrialist, philanthropist। तो देखिए मैंने बताया था philanthropist भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, एंड ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। टाटा सन्स के वो पूर्व के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप फ्रॉम 90 to 2012, एंड अगेन ही इंटेरियम चेयरमैन फ्रॉम October to 2016 through February 2017, continues to head his charitable trust. He is the recipient of 2 of the highest civilian awards of the India, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. He will well known for his business ethics and philanthropy, यानी वो बिजनेस के काव्य थे और वो एक परोपकारी भी थे। मानव प्रेम उन्हें कूट कूट का भरा हुआ था। उन्होंने लगातार उनकी जो कंपनी है, उनकी जो ट्रस्ट है, अपनी 66% प्रॉफिट को वो लोगों को सेवा में लगाती है। बहुत सारे टाटा ग्रुप की जो जमशेदपुर में है, जमशेद जी टाटा उनके पिताजी का, दादाजी का नाम था, उन्हीं जमशेदपुर शहर उन्हीं के नाम से अभी पूरा विद्वान है। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, ए फिलेंथ्रॉपी affiliated to of Tata Group, endowed a $28 million Tata Scholarship Fund that will allow Cornell University to provide financial aid to undergraduate students from India. The scholarship fund will support approximately 20 scholars at any given time and will ensure that the very best Indian students have access to Cornell, regardless of their financial circumstances. The scholarship will be awarded annually. Recipients will receive the scholarship for the duration of their undergraduate study at कॉर्नेल, यानी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से जो उन्होंने मैनेजमेंट किया था, एडवांस मैनेजमेंट किया था, वहीं से उन्होंने एक टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट खोला, जिसमें इंडिया के जितने भी बेस्ट स्टूडेंट्स थे, 20 स्कॉलर्स, 20 स्कॉलर्स, उनको वहाँ पे उस फंड्स के माध्यम से उनको वहाँ पे पढ़ने के लिए बुलाया गया, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई गई। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स थी। मैंने उन्हें कई बार उनका इंटरव्यू, उनके स्टेटमेंट को सुना, जिससे मैं भी काफ़ी प्रभावित हूँ। उनकी सोच बहुत ही काफ़ी डिफरेंट थी। एक ग्लोबल मानव के रूप में उनका सोच था कि मैं एक वैश्विक मानव बनूं और लोगों की सेवा करूं। उनका बिजनेस का तो पर्पस था ही, क्योंकि उनका डीएनए में एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस का पर्पस था। रतन टाटा का नाम एक नाम जिसके साथ टाटा समूह का व्यवसाय का उद्घोष होता है। यद्यपि वह भारत के सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक हैं, वह अपनी सादगी और अकेलेपन के लिए सबसे अधिक जाना जाते हैं। और रतन टाटा का वर्णन करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द शर्मीले और अकेले हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने इस पहले बताया कि वो बहुत शर्मीले थे, वो अकेले रहना पसंद किया। उन्होंने कभी मैरिज करने के बारे में सोचा नहीं, बट एक बार उन्होंने सोचा था, लेकिन उनसे उनका मैरिज नहीं हुआ। टाटा समूह 1991 से 2012 के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राजस्व में 40 गुना और लाभ में 50 गुना से अधिक वृद्धि की। देखिए, इतनी सारी उपलब्धि, इतनी सारी इंक्रीजमेंट कहाँ देखने को मिलेगी। राजस्व में 40% और लाभ में 50 गुना, 40 गुना 50 गुना। टाटा समूह 1991 से 2012 के अध्यक्ष के रूप में उनके 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राजस्व में 40 गुना और लाभ में 50 गुना से अधिक वृद्धि हुई। तो बिल्कुल ये सोचने की चीज़ है। और उनका ऐसा पर्पस नहीं था कि मैं एक ट्रिलियनियर या बिलियनियर बनूं या मिलेनियर बनूं। उनका मकसद था कि मेरा बिजनेस चले और वर्ल्ड में चले, और वर्ल्ड क्लास का मैं कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाऊँ, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाऊँ, उसके साथ साथ मैं अपना ट्रस्ट चलाऊँ, यानी लोगों की सेवा भी करूँ। इसी भावना के साथ उन्होंने अपना काम को किया। रतन टाटा कई मायनों में एक आकस्मिक करोड़पति हैं। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली वार्ताकार हैं, जो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक संगठनों में से एक प्रमुख होने के बाद भी एक साधारण जीवन जीता है और मीडिया की सुर्खियों को दूर करता है। यह शांत और विनम्र भारतीय बिजनेस टाइकून खुद को टाटा सेडान में काम करने के लिए ड्राइव करता है।
बिल्कुल सही बात है। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत छोटे से पद से काम किया और लगातार अलग अलग कंपनियों को उन्होंने संभाला, जो डूबती हुई कंपनियां थी जिसमें नेल्को थी और बहुत सारी कंपनियां थी। तो उन्होंने उनको प्रॉफिट की ओर ले गए अपनी मेहनत और अपनी लगन से, अपनी योग्यता से। तो ये एक तरह के सोचने की चीज़ है कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ इतनी अनुभव उनको मिला जीवन में कि आज भी उनको एक सफल सक्सेसफुल लोग के रूप में देखा जाता है। रतन टाटा एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जिनमें बच्चे ही सब कुछ थे। परंपरागत रूप से पारसी पुजारियों टाटा परिवार को इसकी पहचान तब मिली जब जमशेदजी टाटा 1868 में एक कपड़ा मिल खोली। हड़ताली रूप से इसने श्रमिकों को पेंशन की पेशकश की और दुर्घटना मुआवजे का भुगतान किया। सुविधाएं जो भारतीय व्यापार क्षेत्र में कहीं भी नहीं थी, इस तरह की सुविधाएं। बिल्कुल सही बात है। 1868 यानी लगभग 150 साल से अधिक पहले इस तरह का कारोबार करना और लोगों को इतनी सारी सुविधाएं देना जहाँ पे वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। ये पेंशन की शुरुआत तो हाल ही में 50 60 70 साल पहले हुई। 1868 की बात है, ये काफ़ी पुरानी बात है, जिसमें दुर्घटना होने पर मुआवजा दिया जाता था और कर्मचारी को पेंशन दी जाती थी। एक तरह से देखा जाए तो उनकी कंपनी काफ़ी पुरानी है, 150 साल पुरानी, और लोगों की उस सेवा भावना से ये काम कर रही है। 19वीं शताब्दी के अंत में जमशेदजी टाटा द्वारा एक कपड़ा मिल खोली गई। देखिए, एक कपड़ा मिल खोली गई कि कितनी सारी महिलाएं जो है रोजगार के लिए पूरक बनी, उनको रोजगार मिला। यद्यपि टाटा ने 1971 तक एक शानदार व्यवसाय बनाया था, लेकिन परिवार वारिसों से चल रहा था, वारिसों से बाहर चला था। बिल्कुल, उन्होंने शादी नहीं किया, जिस कारण से उनको वारिस नहीं हुई, और जो भी उनका भाई था, उनकी और भी जो फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने कभी इसको जिम्मेदारी से संभाला नहीं, ना उनको जिम्मेदारी दी गई। किंतु हाँ, बाहरी लोगों को मौका दिया गया उनके परिवार से अलग हट करके, जैसे साइरस मिस्त्री हैं और भी उनके अलग अलग रूप में अध्यक्ष जो बने, उनको दिया गया। उनके दादाजी भी चाहते थे कि रतन टाटा ही कंपनी को संभाले। रतन टाटा के पिता नवल एच टाटा का जन्म सूरत के साधारण परिवार में हुआ था। जब वह बहुत छोटा था तो नवल के माता पिता की मृत्यु हो गई। उसे एक अनाथालय में उठाया जाना छोड़ दिया गया था, मतलब उनको छोड़ दिया गया। तो जब वो अलग हुई, उनके माता पिता 10 साल की उम्र में, उसके बाद उनकी माता पिता का मृत्यु हो गया था। उसके बाद उनको ऑर्फेज में जाकर रख दिया गया था। लेकिन नवल को जीवन की लॉटरी जीतने के लिए नियत किया गया और 13 साल की उम्र में नवल को लेडी नौज बाई टाटा की द्विज मातृ द्वारा अपनाया गया। यानी जो रतन टाटा के जो दादाजी थे, उनके पिताजी जो थे, उनके उनकी जो माता थी, उनकी तो मृत्यु हो गई थी, किंतु उनके 13 साल की उम्र में उनकी जो गोद ली गई माँ थी नवजीत टाटा, जो उनकी दादी बनी, 40 साल की उम्र में बाल बच्चे और विधवा हो गई। रतन वास्तव में जन्म से एक टाटा हैं। उनकी जैविक नानी के रूप में हीराबाई टाटा की बहन थी, जो समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की पत्नी थी। इसके अलावा उनके जैविक दादा हरमुस जी टाटा सभी टाटा परिवार के थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो उनकी दादाजी की मृत्यु होने के बाद और उनके माता पिता जो थे, मतलब उनके 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 जो पिताजी थे, उस समय उनकी माता पिता का मौत हो गया। यानी उनके दादा जो वास्तविक में जो थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद उनको एक उनकी गोद लिया गया, अडॉप्ट किया गया, और उसके बाद फिर वो जीवन उन्होंने अपना जिया। एक समान व्यक्ति की रतन टाटा की वर्तमान जीवन शैली के विपरीत उन्होंने अपना बचपन विलासिता में बिताया। जब वह टाटा पैलेस में बड़ा हुआ, मुंबई के एक केंद्र में एक सफ़ेद बारोक पुनरुद्धार शैली की इमारत 50 नौकरों का एक दल ने भाग लिया। कथित तौर पर रतन को रोल्स रॉयस में स्कूल के लिए प्रेरित किया गया था। यानी जब वो अपना घर आए, जब उनको मिला इतने सारी शानदार उनकी घर मकान, उनको फ्लैट, उनके नौकरों से मिला, तो फिर उनको प्रेरित किया गया कि आप यहाँ पे रहो और अपना जीवन व्यतीत करो और कंपनी को चलाने का काम करो। आप ही एक हो जो कंपनी को अच्छा से दशा दिशा सुधार सकते हो। देखिए उनकी जवानी की फ़ोटो, यंग की फ़ोटो, कितने यंग लग रहे हैं। ये तारीफ़ करने की चीज़ है। लेकिन काश वो अभी मैरिज कर लेते तो उनका जीवन और भी कुछ होता। रवि शांतिवन और परिवार के छत्र छाया में जीते, लेकिन उन्होंने शादी के बारे में सोचा नहीं। द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा, देखिए उनकी किताब पुस्तक है, उनके ऊपर लिखी गई पुस्तक। कितनी एक शानदार व्यक्ति हैं उन्होंने
अपने दम पर कंपनियों को उठाने का काम किया और सफल बनाया। बहुत कम ही लोग जो हैं इस तरह के डूबे हुए कंपनियों के बारे में उठाने का काम करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं कि मैं इसमें ज्वाइन करूँ और इसको बनाऊँ, उसको सुधारूँ। देखिए बहुत सारी तस्वीरें जो हैं रतन टाटा की जो बयां करती है उनकी काबिलियत, उनकी मासूमियत, उनकी शर्मीलेपन, कितने वो आदर्श थे, व्यक्ति थे हम सभी के लिए, जिसके कारण आज भारत उन पर गर्व करता है। उनकी कंपनियां जो है 100 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है और उनका प्रोडक्ट तो की बात ही ना की जाए, उनकी इतने सारे प्रोडक्ट हैं, लगभग 100-150 प्रोडक्ट उनकी भारत में चल रही है, चाहे वो रतन टाटा समूह की हो या टाटा नमक हो, टाटा मतलब टाटा की हर तरह की, आप टीसीएस भी देख लो टाटा का, यानी अब इंजीनियरिंग क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी रतन टाटा अपनी कंपनी को उतार चुके हैं। मतलब कंपनी जो है वो हर एक सेक्टर में काम कर रही है। देखिए उनकी बाई की बहू और उनका बेटा उनके साथ में फ़ोटो खिंचाया हुआ है। जब उनको लगता होगा कभी कभी कि मैं अकेला हूँ तो कभी वो उनको याद कर लिया करते हैं और उनको बुलाते हैं मिलने के लिए। देखिए दोनों यंग पीपल रतन टाटा के साथ फ़ोटो खिंचवाए। देखिए उनके बगल में बैठी है उनकी कंपनी की पहले थी उपाध्यक्ष, अब उनको भी एक बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला था, तो उनके साथ में एक फ़ोटो वो खिंचवाए उन्होंने अपना, उनको प्रमोशन करते हुए उनके बारे में 2 शब्द कहा, जो इस तस्वीर के माध्यम से बयां किया जा रहा है। उसके बाद देखिए एक तस्वीर आ रही है, दिखाई जाएगी आपको, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेडी नौजबाई टाटा, जो उनकी दादी थी, जिन्होंने उनको पाला पोसा, उनको बड़ा किया। कितनी साधारण परिवार से थी, ज़्यादा वो हाव भाव नहीं रखती थी, वो एक भारतीय नारी के रूप में उनको सेवा कर रही थी। रतन टाटा का अलग ही उनका तजुर्बा था। अमेरिका के रतन टाटा के आकर्षण ने उन्हें कॉर्नेल विश्वविद्यालय में वास्तुकला का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए रतन ने देश भर में यात्रा की और बर्तन धोने जैसे चीज़ों को पूरा करने का काम किया। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो जब अपने पढ़ाई कर रहे थे, अंतिम वर्ष में थे या पूरा होने वाली थी, तभी उन्होंने वहाँ पे के होटलों में काम किया, बर्तन धोया, ताकि उनको कुछ अर्निंग मिल सके और अपना वो उस खर्च को उठा सके। क्योंकि उनके पिताजी, उनकी माताजी तो उनको छोड़कर चली गई थी 10 साल की उम्र में, तो वो अकेले हो गए थे। उनके पास पैसे कमी नहीं थी, बट हाँ वो चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि किस तरह से मेहनत की जाती है, कहाँ से शुरुआत की जाए। मतलब वो अपना अलग सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी उपलब्धियों से भरा हुआ था। इसी कारण से आज उन्हें सफल बिजनेसमैन कहा जाता है। एक साक्षात्कार में रतन ने अमेरिका में एक युवती से प्यार करना स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें 4 बार प्यार हो गया था। उस अमेरिकी महिला के साथ सबसे करीबी रिश्ता था। उन्होंने कहा, मैंने भी पहले बताया कि वो महिला बाहर आना चाहती थी, लेकिन चीन और भारत के युद्ध के कारण वो नहीं आ पाई और अंतिम रूप से उन्होंने अमेरिका में ही शादी करके शिफ्ट हो गई, जिस कारण से उन्होंने कभी दोबारा शादी की कोशिश नहीं की, दूसरी महिलाओं की ओर नहीं देखा और वो शादी से इनकार कर गए और दूरियाँ बना लिया, जिसके कारण से आज वो अकेले हैं। लेकिन इस तरह से चलती नहीं है। हाँ, बट उनकी जो सोच थी वो ग्लोबल ह्यूमन बनने की ओर थी, जो आज उनको एक सफल बिजनेसमैन, ग्लोबल ह्यूमन बना दिया गया है। अब वो रिटायर कर चुके हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। उनकी जो कार्यों को हम सभी याद करते हैं और अभी भी बहुत सारी उनकी संस्थाएं, ट्रस्ट जो है लोगों को सेवा भाव से काम कर रही है। देखिए उनकी कुछ तस्वीरें जो है आपके सामने आ रही है। टेल्को, अब टाटा मोटर्स की दुकान के फर्श पर जेआरडी टाटा के साथ रतन टाटा, यानी कि उनके दादाजी के साथ वो बैठे हुए हैं। यंग कितने लग रहे हैं और दुकान के फर्श पर बैठे हुए हैं, यानी उनकी दुकान जो बनी थी उसके फर्श पे, यानी ज़मीन पे बैठ के वो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यानी कितने साधारण थे और नेक थे एकदम। उनको ज़्यादा हाव भाव पसंद नहीं था। सुशील व्यक्ति जिनको कहा सकता है, एकदम जेंटलमैन। तो अपने नेतृत्व के तहत टाटा समूह एक अंतर्राष्ट्रीय समूह बन गया।
उसने की टेटली टाटा मोटर्स को जगुआर लैंडर का अधिग्रहण करने के लिए, टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने के लिए मिला। यानी अनेक सारी कंपनियां, टेटली, जगुआर, फोर्ड, लैंड रोवर, इस तरह से बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने खरीदा, अधिग्रहण किया। और बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट है, उनकी बहुत सारे अलग अलग शेयर भी हैं। बहुत सारी कंपनी में वर्तमान समय में लगभग 25-30 से अधिक कंपनियों में उनकी शेयर अलग अलग है, उनका इन्वेस्टमेंट है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है वो सब। आप टाटा का कोई भी प्रोडक्ट आप जाओ मार्केट खोजो, देखो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट उनको मिल जाएगी। तो अब ऐसे नहीं कि लोगों पे विश्वास बनी हुई है कि टाटा की कंपनी ये जो है कंफर्म है कि वो ठीक होगी, सुपर होगी, सामान उनका उनका प्रोडक्ट जो है अच्छा होगा, ऐसा क्वालिटी बनाया गया है। उन्हें व्यावहारिक व्यावसायिक कौशल ने उन्हें मार्च 1991 में टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया, जब वो जे टाटा ने रतन को उत्तराधिकारी का नाम लेते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन का पद छोड़ दिया। यानी उनके जो दादाजी थे जे टाटा, जिनके नाम से जमशेदपुर शहर बना है, उन्होंने रतन टाटा को उत्तराधिकारी बनाते हुए टाटा सन्स का चेयरमैन का पद छोड़ दिया और उनको पद संभालने का मौका दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी जो कर्मचारी थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैं, बट उनके जो दादाजी थे जमशेद टाटा, उन्होंने किसी का बात नहीं सुना और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, जब भी होगा तो रतन टाटा ही मेरी कंपनी का, टाटा सन्स का उत्तराधिकारी होगा और अन्य कोई नहीं हो सकता। इसी में एक काबिलियत है जो मेरी कंपनी को ऊंचाइयों की ओर ले आ सकता है। मतलब उनको एक तरह का ऐसा कॉन्फिडेंस था अपने आप में कि हम लोग उसके बारे में बता नहीं सकते हैं। मतलब वो अलग तरह का वो व्यक्ति थे। 2008 में नैनो कार के कारोबार में आने से पहले रतन टाटा ने 1998 में भारत को पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका गिफ्ट की थी। तो मैंने पहले बताया टाटा इंडिका गिफ्ट की थी, लेकिन ये नहीं चल पाई इनकी बिजनेस। तो उन्होंने अमेरिकी कंपनी फोर्ड के मालिक से जाके बात की तो कि मेरी कंपनी को आप खरीद लो, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा, उल्टा इनको डांट दिया कि आपके पास कार बनानी नहीं आती तो आप इसमें पैसा क्यों लगाते हो। तो अंत में 8 साल के बाद कंपनी के जो मालिक थे वो खुद रतन टाटा से मिले और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया और बोला कि मैं आपका आभारी हूँ, मैं आप मेरी कंपनी को खरीद लो। मेरी ऐसी खस्ता हाल स्थिति हो गई है कि मेरी कंपनी अब नहीं चल सकती है, अब इसकी डिमांड ख़त्म हो रही है, मार्केट से इसका दुनिया बन रही है, लोग इसको नहीं खरीद रहे हैं फोर्ड को। तो आखिरकार उन्होंने फोर्ड को अधिग्रहण कर लिया और अभी देखिए फोर्ड की कितनी मांग है, वर्ल्ड से लेकर के नेशनल लेवल से लेकर लोकल एरिया में। देखिए टाटा इंडिका जब लॉन्च कर रहे थे तो देखिए फर्स्ट गाड़ी कितनी गाड़ी थी 1991 में उन्होंने जब लॉन्च किया इंडिका, टाटा इंडिका। उसके बाद उन्होंने 2012 या 2016 में या 2012 में उन्होंने लॉन्च किया था लखटकिया कार टाटा नैनो। लेकिन ये इनकी कंपनी ये जो कार जो है सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत करते हुए फिर से कंपनी को मुकाम पर लाया और अभी इंडिका अच्छी खासी चलने लगी। इसके बाद देखिए कुछ तस्वीरें जो है आपके सामने लाई जा रही है। 23 मार्च 2009 को उन्होंने अपनी ड्रीम कार टाटा नैनो लॉन्च किया, 2009 में लॉन्च किया, सॉरी मैं 2012-2016 बोल दिया। और इसे दुनिया की सबसे सस्ती कार माना गया जिसकी कीमत 1 लाख रुपये थी। तो अभी भी मार्केट में आपको दिख सकती है टाटा नैनो की लखटकिया कार, लेकिन कंपनी अब बनाने बंद कर दी क्योंकि उनका फीडबैक सही नहीं था, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे, बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। अब बिल्कुल वो आएगी भी क्यों नहीं, आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको क्वालिटी के लिए आपको क्वालिटी जैसा आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, चाहे वो कोई तरह का प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या व्हीकल्स प्रोडक्ट हो। 1 लाख में आज के समय में क्या मिलती है। 2009 की बात थी, उसमें किसी तरह कंपनी ने बना दी बट वो चली नहीं, आखिरकार कंपनी को प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। देखिए नैनो के सामने वो खड़े हैं, टाटा नैनो 1 लाख, मात्र 1 लाख में अभी क्या होती है। आप एक ऑटो भी खरीद लो या टोटो भी खरीद लो, 1 लाख में नहीं आती है आपको, मात्र 1 लाख में दी जा रही है। 4 सीटर है, 2 आगे 2 पीछे। तो देखिए कितनी हंस मुस्कुराते हुए इनके चेहरे जो लग रहे हैं आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरे हुए हैं। और देखिए और कुछ तस्वीरें जो है आपके सामने लाई जा रही है। एक साधारण और नेक व्यक्ति थे, उनके मन में कोई तरह का झूठ नहीं था, कोई तरह का गलत किसी के बारे में नहीं सोचते थे। उन्होंने हमेशा पब्लिक सेवा और सेवा भाव से काम किया।
देखिए रतन टाटा कुत्तों के प्रति बहुत स्नेही हैं। उनके 2 पालतू कुत्ते हैं, मैक्सिमस और टीटो। जेआर टाटा के दिनों से बॉम्बे हाउस टाटा सन्स का मुख्यालय में बारिश के दौरान आवारा कुत्तों को छोड़ने की परंपरा है। बॉम्बे हाउस में अभी भी आवारा कुत्तों के लिए केवल के लिए एक केनल है। रतन टाटा अपने पालतू कुत्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। तो देखिए 2 कुत्ते उनके सामने जो है मैक्सिमम और टीटो, उनकी जो पालतू कुत्ते हैं, मतलब वो कुत्ता से बहुत लगाव था। ऐसे उनको किताब से बहुत लगाव था, वो किताब ही अच्छा खासा पढ़ते थे रतन टाटा। अभी तो उन्होंने रिटायरमेंट लिया और अभी वो आराम कर रहे हैं, अपना जीवन को समय दे रहे हैं। तो वो मतलब उनमें मानवता भी कुट कुट के भरी हुई थी। इसी कारण से उन्हें कहा गया है ना फिलैंथ्रोपिस्ट। क्यों कहा जाता है, क्यों कह रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ऐसा कुछ काम किया होगा तभी तो उनको ऐसा नाम दिया है गया है फिलैंथ्रोपिस्ट। रतन टाटा द्वारा टाटा समूह का कार्यभार संभालने से पहले टाटा में सेवानिवृत्ति की आयु नहीं थी। उन्होंने कंपनी में एक सेवानिवृत्ति नीति का मसौदा तैयार किया और कार्यकारी और गैर कार्यकारी निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की। एक साक्षात्कार में उन्होंने इस सेवानिवृत्ति नीति के बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा, तो उन्होंने कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉय के लिए उनके एम्प्लॉय में मतलब 7 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। उन्होंने सबको समान अधिकार देने का काम किया, जिसमें बहुत सारे उनके खिलाफ उनके कर्मचारी उनके कर्मचारी जो थे अलग अलग पोस्ट में थे। उन्होंने इनका विरोध भी किया कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। एक मजदूर ही काम करता है, एक पढ़े लिखे लोग जो हैं अलग अलग काम करते हैं, तो आप दोनों को एक साथ नहीं इस तरह से उनको दर्जा दे सकते हो, उनको सुविधाएं नहीं दे सकते हो। बट उन्होंने किसी का एक ना सुना और वो अपना बात पामल रहे और उन्होंने अपना काम किया। रतन टाटा ने जो किया वह उनकी सामाजिक अंतरात्मा है। वह पैसे पर निष्पक्षता पसंद करते हैं और वह टाटा समूह के 1% से कम मालिक हैं। तो आप देखो जितना भी बिजनेसमैन है वो सभी ट्रस्ट कम ज़्यादा बिजनेस या प्रॉफिट या रेवेन्यू का काम के लिए काम करती हैं, जो भी है कंपनियां मौजूदा समय में भारत में। लेकिन रतन टाटा एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 60% से ज़्यादा अपनी लाभ को प्रॉफिट को लोगों की सेवा के में खर्च करती है। जब उनसे सबसे करीबी दोस्तों की बात आती है तो वे 2 नाम देते हैं, अमर बोस जिन्होंने ऑडियो उपकरण से बिलियन बनाया और कंडक्टर जुबिन मेहता, एक साथी मुंबई पारसी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। यानी कि जो उनके करीबी जो दोस्त थे, 2 उनके नाम क्या क्या हैं, कंडक्टर जुबिन मेहता और एक अमर बोस जिन्होंने ऑडियो उपकरण से बिलियन बनाया। तो उस समय रेडियो और बहुत सारी ऐसे पार्ट्स थे जो ज़्यादा उनकी डिमांड थी, तो उनकी कंपनी शुरू में ही सब बनाती थी टेक्नोलॉजी पे, इंजीनियरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पे काम किया और अंततः बहुत सारे देखिए उनकी बहुत सारी कंपनियां जो है उन पर इन्वेस्टमेंट की है। ओला, पेटीएम, जियोमी, स्नैपडील, फर्स्टक्राई.com, ब्लू स्टोन, कार देखो, जीमेल, अर्बन लैडर, कैश करो, क्या जूंगा, स्नैपडील, ओला, लेंसकार.com, ये सभी जो है पे जो है टाटा समूह या टाटा कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है। उनका शेयर अलग अलग कंपनियों में है। उसमें से देखिए एमआई, जियोमी जो चाइनीज कंपनी है, और पेटीएम वगैरह सब जो है इंडिया की, स्नैपडील, कैश करो सभी है। सब में टाटा ने अपना अलग अलग हिस्सेदारियाँ खरीदी है उस कंपनी की। इस तरह से रतन टाटा का उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उनकी आत्मकथा के बारे में विस्तार से बताया। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो प्रमुख कंपनियां जो भारत में चलन जिनका मांग है, लोग जिनसे रूबरू हैं, ऐसी कंपनियों को मैंने आपके चित्र के माध्यम से आपको बताया। देखिए उनकी कुछ तस्वीरें और भी है, जैसे देखिए टाटा की क्या की है, जगुआर है, देवू है, लैंड रोवर है, टेटली है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने अधिग्रहण किया और टाटा का नाम दिया, और वो कंपनी जो है आगे बढ़ गई और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है लोगों के सामने। सो ये रतन टाटा की बायोग्राफी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने आपके सामने इस तरह का कंटेंट को लाया है, और मैं लगातार चाह रहा हूँ कि और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मिले ताकि जानकारियाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। सो फ्रेंड्स आज का अंक भी इतना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।